हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पैरेलल ग्रुपिंग को समझते हैं। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग को हम क्यों करते हैं दोस्तों? दोस्तों अगर हमें जो करंट की वैल्यू होगी दोस्तों, रेटेड करंट से अगर हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पर दोस्तों पैरेलल ग्रुपिंग की जाती है। ठीक है, अब वो किस तरीके से जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ती है वो अभी हम आगे केस लेकर समझते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि सिंपल तरीके से कि पैरेलल ग्रुपिंग करते कैसे हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सेल है, ये मान लीजिए दूसरा सेल है और ये मान लीजिए कि तीसरा सेल है। ठीक है, ये तीन सेल है, ये सेल का प्लस वाला साइड, ये माइनस साइड, ये प्लस साइड, ये माइनस साइड, यानी ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड और ये कैथोड। अब यहाँ पर हम पैरेलल ग्रुपिंग में क्या करते हैं कि ये जो सेल का जो प्लस वाला साइड है ना, इन तीनों सेल का जो प्लस है इनको हम ज्वाइन करते हैं और आगे यहाँ पर कनेक्शन ले लेते हैं। इसी तरीके से सेल का जो ये नेगेटिव साइड है, तीनों सेल का नेगेटिव जो है हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से दोस्तों कनेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पर मान लीजिए कि एक बल्ब हमारे पास कनेक्टेड है और ये यहाँ पर ग्लो करने लगेगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लोड के तौर पर एक बल्ब लगा हुआ है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से पैरेलल ग्रुपिंग का कनेक्शन हम करते हैं। अब इसी को हम समझते हैं सर्किट में हम किस तरीके से इसको बनाते हैं, दिखाते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे और उसी बेसिस पर फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कौन से केस में हमारी जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पर हमारी जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है दोस्तों और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए कि दूसरा यहाँ पर सेल है, इसका ईएमएफ ई है और दोस्तों यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और इसी तरीके से फिर तीसरा सेल यहाँ पर ले लेते हैं जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब ये इसका माइनस साइड, ये प्लस साइड, ये माइनस साइड, ये प्लस साइड, ये माइनस साइड और ये प्लस साइड। तो सर्किट में किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है कि ये जो प्लस वाली साइड है ना, इन तीनों को यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं। और ये जो नेगेटिव साइड है दोस्तों, इन तीनों नेगेटिव साइड को यहाँ पर जोड़ते हैं और यहाँ से दोस्तों कनेक्शन को ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो लोड है दोस्तों, लोड की जगह मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक बल्ब कनेक्टेड है, लेकिन बल्ब का भी अपना रेजिस्टेंस होगा। तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है, निकालना है कि भाई किस केस में यहाँ पर जो हमारी करंट है वो बढ़ेगी, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट लोड के तौर पर एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल ग्रुपिंग है तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो कैसे निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट विच इज़ इक्वल्स टू 1/R दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस 1/R। ठीक है, और फिर 1/R। और ये जो कम्बिनेशन है ना, यहाँ पर मैंने 3 ही लिए हैं लेकिन ये n तक जाएगा, यानी ये कम्बिनेशन क्या होगा, n तक होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, प्लस डैश 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 n, यानी n तक यहाँ पर ये कम्बिनेशन हमारा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एलसीएम अगर लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे तो यहाँ पर r आ जाएगा और ऊपर ये कम्बिनेशन n तक जा रहा है तो n आ जाएगा, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास, n/R। और R इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो ये जो R है ये ऊपर चला जाएगा और N जो है ये नीचे आ जाता है। तो R/N जो है हमारे पास, ये R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि हमारे पास क्या आ गया, R/N। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या होगा हमारे पास, R/N तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें यहाँ पर ये जो लोड है ना, लोड की जगह ये जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर, तो ये R भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। यानी कि दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस RT, टोटल रेजिस्टेंस
इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर, यानी टोटल, और आर मतलब रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, आर बाई एन प्लस ये जो आर है जो लोड रेजिस्टेंस है, तो ये भी यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एन आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा एन प्लस एन आर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया। इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ पर पता लग गया। अब दोस्तों अगर हम बात करें टोटल वोल्टेज की, तो टोटल वोल्टेज में आपको यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर ये जो है ना टोटल वोल्टेज, यहाँ पर क्या है, ये ई वोल्ट है, यहाँ पर भी ई वोल्ट है, यहाँ पर भी ई वोल्ट है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये ई जो है, यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, ये है मान लीजिए 2 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट ही रहेगी, यहाँ पर भी वोल्टेज 2 वोल्ट ही रहेगी, यानी पैरेलल में दोस्तों वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, ई वोल्ट है, तो यहाँ पर भी ई वोल्ट ही होगी, यहाँ पर भी ई वोल्ट ही होगी। पैरेलल में चाहे जितना मर्जी कॉम्बिनेशन होगा, जो वोल्टेज होगी वो यहाँ पर क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, यानी ई वोल्ट ही यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें या टोटल ईएमएफ की बात करें, तो टोटल जो ईएमएफ है दोस्तों, टोटल ईएमएफ ईटी है ना, शॉर्ट में इसको ईटी लिखेंगे, टोटल ईएमएफ विच इज इक्वल्स टू ई वोल्ट। ठीक है ना, तो ई दिया है तो यहाँ पर हमने ई वोल्ट ही लेंगे, और आगे हमें ये समझना है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास आगे आएगी उससे हमने देखना है कि कैसे यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है दोस्तों वो बढ़ती है, किस केस में, वो केस लेकर हमें चलना है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो टोटल जो ईएमएफ है या टोटल वोल्टेज आप कह लीजिए, ये यहाँ पर क्या है, ई वोल्ट है। अब दोस्तों हम करंट की अगर हम बात करें तो करंट होती है आई बराबर वी बाई आर, ये आपको पता ही है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट बराबर क्या होती है, यानी ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है I इंटू आर। तो करंट हमने निकालनी है तो V डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो V की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई वोल्ट दिया है ना, वोल्टेज की जगह क्या है हमारे पास, यहाँ पर ई वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, V की जगह क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, और रेजिस्टेंस की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जो अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला है। टोटल रेजिस्टेंस क्या निकला हमारे पास, R प्लस एन आर बाई एन, आर प्लस एन आर बाई एन। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, R प्लस एन आर बाई एन लिखेंगे। अब ये जो n है दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई एन या फिर एन ई, जैसे भी लिखिए, जैसे आपकी मर्जी होगी, ई एन या एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर। यहाँ पर ये हमारे पास ये जो करंट है ये हमारे पास ये यहाँ पर आ जाती है। तो अब हम 2 केस लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट में हम लेते हैं कि जब हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, यानी जो बड़ा आर होगा, अभी यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर सर्किट भी बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन कर लिया, यहाँ से कनेक्शन ले लिया, इन तीनों को ज्वाइन कर लिया दोस्तों, यहाँ से कनेक्शन ले लिया, और यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस आर है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, और ये इसका ईएमएफ ई वोल्ट, और ये प्लस साइड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये प्लस वाली साइड इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और दूसरी साइड ये माइनस वाली साइड, इन तीनों को जोड़कर यहाँ से हम कनेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम केस ले लेते हैं कि जब ये जो आर है ना हमारे पास, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जब ये कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, जब ये जो आर है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब ये कम होगा दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ये तो यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लेते हैं ना हम, कि भाई आर जो है वो नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं। ठीक है, ना के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो बड़ा आर है यहाँ पर, तो ये तो एक तरह से नेग्लिजिबल हमने आर माना, तो ये तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, नहीं ये तो कैंसिल ही हो गया ना यहाँ पर, कि हम जब हमने आर को नेग्लिजिबल माना तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पर, ये तो ख़त्म हो जाएगा एन आर। तो हमारे पास क्या बचेगा, करंट आई बराबर एन ई बाई
ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस आर है। अब यहाँ पर देखिए जो ई बाई आर है ना, ई बाई आर क्या है हमारे पास, वन सेल की करंट है, वन सेल की करंट है हमारे पास। भाई करंट क्या होती है, करंट क्या होती है, मतलब करंट आई बराबर क्या होगी, वी बाई आर होगी ना, तो वी की जगह ई लिखा है, ई बाई आर। तो ये क्या है हमारे पास, एक सेल से जो हमें करंट मिली, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पर देखें करंट, तो करंट क्या होगा हमारे पास, ई बाई आर हो जाएगी ना। तो एक सेल से जो हमें करंट मिलती है यानी कि 1/8 एम्पियर है ना, 1/8 एम्पियर की। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो ई बाई आर है ना, ये तो एक सेल से जो हमें करंट मिलती है, यानी मान लीजिए 1/8 एम्पियर की करंट हमें एक सेल से मिलती है, तो उसको हमने एन से, यानी कितनी यहाँ पर जो मतलब कम्बिनेशन है वो कितना जुड़ा है उसके साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई करना है। तो यानी यहाँ पर क्या समझ आ रहा है आपको कि जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस टाइम पर हमारी जो करंट है वो देखिए यहाँ पर सिंगल सेल से जो करंट मिलेगी उसको हमने एन से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि करंट की वैल्यू यहाँ पर इस केस में क्या हो रही है, बढ़ रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब दूसरा हम केस ले लेते हैं जिसमें हम ये मानेंगे कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो केस 2 को हम देख लेते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या आता है, केस 2 हम ले लेते हैं जिसमें हम मानते हैं जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है दोस्तों, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो इसमें इस केस में क्या करेंगे, जो आर है, स्मॉल आर जो है उसको हम एक तरह से नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल मानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए इस इक्वेशन में जब हम r को नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, करंट I बराबर एन ई बाई एन आर। तो करंट क्या, करंट I यहाँ पर हमारे पास क्या कम्बिनेशन बचेगा, एन ई बाई एन आर, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको क्या माना, एक तरह से ये स्मॉल r को नेग्लिजिबल माना ना, क्योंकि केस हमने लिया कि जब हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब यहाँ पर देखिए ये जो n है और n ये कैंसिल हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगी, E बाई आर, यानी कि एक सेल से जो हमें करंट मिलेगी वो हमें यहाँ पर इस केस में मिलेगी, यानी कि 1/8 एम्पियर की। यानी कि कम करंट हमें यहाँ पर मिलेगी जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो समझ में आ रहा है, जब हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जब इसकी वैल्यू दोस्तों ज़्यादा होगी इंटरनल रेजिस्टेंस से, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो कम होगी। तो हमें करंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए होगी। तो ज़्यादा करंट हमें कब मिलेगी दोस्तों, फर्स्ट केस में, जब ये वाला केस होगा। कब दोस्तों, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस से। उस केस में आप यहाँ पर देखिए कि जो करंट है हमें वो क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, यानी कि सिंगल सेल से जो करंट मिलेगी उसको हमने n से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, जितना भी कम्बिनेशन होगा उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, और इस केस में यहाँ पर करंट क्या है वो यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये जो हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग है वो हम करते ही इसीलिए हैं दोस्तों। पैरेलल ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग क्यों करते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया कि पैरेलल ग्रुपिंग हम इसलिए करते हैं कि जब हमें रेटेड करंट से, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 1/8 एम्पियर की हमें एक सिंगल सेल से क्या मिलती है, 1/8 एम्पियर की ही करंट हमें मिलती है। तो जब इस रेटेड करंट से हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है सिस्टम में, उस टाइम पर हम जो है पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं। और आपने देखा कि कौन से केस में जो हमारी करंट है वो यहाँ पर बढ़ती है, जब हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस से, उस टाइम पर हमारी जो करंट की वैल्यू है वो बढ़ती है। आई होप दोस्तों कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैंने आपको इसमें जो है अपनी पूरी यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि ताकि आपको ये सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक है दोस्तों। तो आगे चलकर जो है जब बड़े बड़े सर्किट आप सॉल्व करने लगोगे तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो होप करता हूँ कि आपको ये सारा ही क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।